हेलो टू एवरीवन। आज अपन पढ़ रहे हैं बेस थ्योरम। तो सबसे पहले बता दें, हर जगह अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं, सीबीएसई एग्जाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड जो भी एग्जाम दे रहे हैं, उनके सबके सिलेबस में बेस थ्योरम का क्वेश्चन 100% होता है, कंसेप्ट होता है। और एग्जाम के लिए बेस थ्योरम का क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि इसका क्वेश्चन पक्का आता ही है, ये मान के चलिए। दैट मींस बेस थ्योरम का क्वेश्चन आपको सबसे पहले एग्जाम में जब भी आता है, या इसके जो क्वेश्चन होते हैं, बेस थ्योरम के क्वेश्चन होते हैं, अपन सीधा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पास में जब भी प्रोबेबिलिटी का आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सपोज आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम ही दे रहे हैं या बीटेक से हो, तो आपको पहचानोगे कैसे कि ये बेस थ्योरम से होगा। तो इसकी सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे हिंदी में ही लिख के बता देता हूँ कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो पहचानने का तरीका ये रहेगा, एक तरह की इसमें कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटियां रहती है। कंडीशनल दैट मींस अलग अलग ग्रुप रहेंगे और प्रत्येक ग्रुप के साथ में एक कंडीशन आपको मेंशन रहती है। तो इस तरह से जिन क्वेश्चनों में अलग अलग कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, तो जैसे ही आप अलग अलग ग्रुप्स के बारे में कुछ भी कहा जा रहा है और उन ग्रुप के साथ में कुछ कंडीशन मेंशन हो रही है क्वेश्चन में, तो समझ जाना कि वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। और बेस थ्योरम के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, बहुत सिंपल होता है, आराम से उसको डेस्क्रिप्टिव बना के लिख सकते हैं। बट बेसिकली इसका सॉल्यूशन आपका ओरल कर सकते हैं, वन लाइन सॉल्यूशन होता है। तो देखो, मैं आपको समझा रहा हूं कि बीच का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप चाहे बीटेक इंजीनियरिंग से हो, सीएस या इलेक्ट्रिकल से हो, या उसके अलावा भी और भी आगे आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर सिविल में भी आगे जाके स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आता है, अलग अलग सेमेस्टर वाइज है। उसके अलावा आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे रहे हैं, दैट मींस सीए एंट्रेंस दे रहे हैं, या सीबीएसई, आईसीएससी या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए आप राजस्थान बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो भी इनके सबके सिलेबस में आपके पास में बेस थ्योरम सिलेबस में भी होता है और इसका क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने के लिए हमारा प्रयास ये है कि आपको बेस थ्योरम का क्वेश्चन जब आएगा, क्लियर है कि आपके क्वेश्चन तो आएगा, और उसको पहचानोगे कैसे। तो इसकी पहचान के लिए इसमें कुछ ग्रुप्स दिए हुए होते हैं। मान लो ये आपका ये ग्रुप ए है, जिसकी कुछ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन रहेगी। मान लो ए ग्रुप के साथ में होने वाले इवेंट्स बदल जाएगी, घटनाएं बदल जाएगी, बट रहेगी क्या ए ग्रुप के साथ में प्रोबेबिलिटी, अटैच प्रोबेबिलिटी पी ऑफ इवन ले लेना इसको। फिर यहाँ पे एक और ग्रुप आपको बी रहेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगे जिसको अपन प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं इस कंडीशन को कि ये E2। फिर इसी तरह से यहाँ पे एक ग्रुप सी रहेगा, तो यहाँ पे E3 एंड सो ऑन। इस तरह से कितने भी 3, 4, 5 ग्रुप हो सकते हैं। जनरली एग्जाम में 2, 3 ग्रुप तक के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार 4 ग्रुप भी दे सकता है। अब यहाँ पे मैंने PE1, PE2 और PE3 लिखा है। इसका मतलब है कि इस ग्रुप से रिलेटेड जो भी इवेंट्स है, जो क्वेश्चन का घटनाएं बदल जाएगी, बट रहेगा क्या, ग्रुप सेक्शन रहेगा। इस प्रोबेबिलिटी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, इसका इसके ऊपर नहीं है। ये तीनों ही इंडिविजुअल कंडीशन है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। ये एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसके अंदर 3 प्रकार की मशीनें लगी हुई है। तो मैंने इसको मान लिया कि ये ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। 3 काइंड्स ऑफ मशीन आर इन अ कंपनी, जो कि कुछ प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है,
तो मान लिया ए का जो मैन्युफैक्चरिंग जो एफिशिएंसी है, जो मशीन ये है, अब ये ग्रुप का अर्थ यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए क्या हो गया, आपके लिए कोई भी मशीन हो गया। अब यहाँ पे आपको इसी क्वेश्चन को एक दूसरे एग्जांपल में कन्वर्ट करके बताया जाएगा, तो आप थीम तो चेंज हो जाएगी क्वेश्चन की, बट आपको कंसेप्ट देखते हैं कि इसमें बेस थ्योरम बन रही है, तो सीधा बेस थ्योरम का सॉल्यूशन कर देना है। सॉल्यूशन बहुत आसान होता है, अभी आपको पता चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे ग्रुप ए का मतलब ये है कि एक कंपनी के पास में कोई मशीन इवन प्रकार की मान सकते हो या ए प्रकार की मशीन है जो कि 50% प्रोडक्शन कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पे कंपनी का जो मशीन ए कह सकते हो या जिसकी प्रोबेबिलिटी को 50% है कि 50% प्रोडक्शन मशीन ए करती है। मान लीजिए यहाँ पे ये जो दूसरी सेकंड मशीन है, इस ग्रुप ए को आप मशीन M1 से बता सकते हो, ये मशीन M2 हो गया, यहाँ पे मशीन M3 हो जाएगा। ये 35% प्रोडक्शन करती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को P और B2 से बिलोंग कर देंगे। और 60% प्रोडक्शन मशीन C करती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को आप 60/100 कह सकते हो। इसकी प्रोबेबिलिटी को आप 50/100 बना सकते हैं। देखो ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है ताकि आपको बीच के क्वेश्चन करने का तरीका और पहचान समझ में आ जाए। अब हर मशीन अपनी अपनी एफिशिएंसी से काम कर रही है। मान लो ये मशीन जब अपना पूरा दिन का जो शेड्यूल है वो पूरा करती है, इसका प्रोडक्शन करती है, तो इसके साथ में कुछ डिफेक्टिव पार्ट भी आता है। तो ये डिफेक्टिव पार्ट D1, इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 मान सकते हैं या D ऑफ A मान सकते हैं। दैट मींस ये P ऑफ D क्या है, A का डिफेक्टिव पार्ट है, तो इस पोजीशन में B का डिफेक्टिव इंक्लूड नहीं रहेगा, C का डिफेक्टिव नहीं रहेगा। मान लो ये 1% डिफेक्टिव यूनिट्स बना देती है कोई भी प्रोडक्ट है, 50% इसका प्रोडक्शन लेवल है, और इस 50% के अंदर से ही 1% कैसा होता है, डिफेक्टिव होता है। तो इसके अंदर डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/100 है। P ऑफ DB लिख देता हूं मैं, आपको समझाने के लिए DB लिख रहा हूं, वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको। ये 2% डिफेक्टिव बनाती है। दैट मींस ये जो B मशीन है, ये A मशीन है, ये इसका टोटल प्रोडक्शन, ये इसका डिफेक्टिव, ये इसका टोटल प्रोडक्शन, ये इसका डिफेक्टिव, और इसके साथ में मान लो 1.5% डिफेक्टिव है, तो 1.5/100 इज डिफेक्टिव ऑफ C मशीन। अब आपको ये क्वेश्चन के अंदर गिवन को देख के आपने ये कंडीशन बना दी है कि ये मशीन ए हो सकता है, ग्रुप ए में कुछ भी इवेंट्स हो सकती है, आपने इसको कनेक्ट कर दिया कि इसका टोटल प्रोडक्शन और ये इसका डिफेक्टिव, ये इसका टोटल प्रोडक्शन, डिफेक्टिव, टोटल प्रोडक्शन एंड डिफेक्टिव। अब आप थोड़ा सा सोच समझ के प्रोबेबिलिटी के कांसेप्ट को जो पढ़ाया गया उसके अकॉर्डिंग बोले, ये तीनों मशीनें काम करेंगी, तीनों मशीनों से डिफेक्टिव आ रहे हैं, क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि इस मशीन ने भी कुछ डिफेक्टिव बनाया, इसने भी डिफेक्टिव बनाया और इसने। अब यहाँ पे मान लो इन तीनों का प्रोडक्शन इकट्ठा किया गया, ये इसका प्रोडक्शन पूरा टोटल आ गया, ये इसका प्रोडक्शन और ये टोटल प्रोडक्शन, ये जैसे कंपनी का शिफ्ट पूरा हुआ, सारा प्रोडक्शन पूरा कर दिया, ये A साइड से आ रहा है प्रोडक्शन, ये B ग्रुप से आ रहा है और ये C से। तो यहाँ पे क्या शामिल हुआ आप इसको समझिए, तीनों का टोटल प्रोडक्शन और तीनों का टोटल डिफेक्टिव भी इसी में है, और तीनों का टोटल प्रोडक्शन भी इसके अंदर आ गया, और तीनों ने डिफेक्टिव पार्ट भी कुछ प्रोडक्शन दिया है, तो तीनों का डिफेक्टिव भी कहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया। दैट मींस यहाँ पे जितने भी आपके पास में प्रोडक्शन आया है एडिटर, उसमें कुछ डिफेक्टिव भी होंगे और कुछ आपके पास नॉन डिफेक्टिव पार्ट्स भी होंगे, अच्छे होंगे। अब आप ये बताओ कि कंपनी के अंदर कोई भी जो एक उसका जो यूनिट है, एक प्रोडक्ट जो उसको सिलेक्ट किया जाए, तो उसके डिफेक्टिव होने के क्या चांस है। तो देखो प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने के चांस है वो टोटल आउटकम्स बनता है,
प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला आपको बताया गया था कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या रहता है, टोटल। तो यहाँ पे डिफेक्टिव पार्ट होगा ही, ए का भी डिफेक्टिव होगा, बी का भी होगा और सी का भी। तो अगर एक प्रोडक्ट यहां से सिलेक्ट किया जाए और प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी आपको पूछी जाए कोई सा भी, तो एक प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा तो वो कहां से आएगा, ए ने 50% प्रोडक्शन किया है और उसका कितना, इस 50% का भी कितना 1% डिफेक्टिव है। दैट मींस एक प्रोडक्ट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 81 लिख देता हूं, 50/100 into 1/100 प्लस, या फिर इसमें शामिल कौन है, बी भी इंक्लूड है, तो बी का टोटल प्रोडक्शन 35/100 और इसका डिफेक्टिव कितना है 2/100 एंड प्लस सी का टोटल प्रोडक्शन और सी का डिफेक्टिव, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 60/100 एंड 1.5/100। ये तो क्या चीज हो गई, डिनोमिनेटर आ गया बेस थ्योरम का कि कोई ना कोई पार्ट डिफेक्टिव, टोटल प्रोडक्शन और उसका डिफेक्टिव, टोटल प्रोडक्शन उसका डिफेक्टिव, तो तीसरा ग्रुप और उसका डिफेक्टिव। ये आपके लिए बेस थ्योरम में टोटल आउटकम्स का काम करता है, जिसको अपन समेशन थ्योरम भी कह सकते हैं। अब आता है इसका फेवरेबल कंडीशन, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको पूछा जाएगा या तो ए का डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। अगर क्या पूछा जा रहा है कि ये जो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन इकट्ठा हुआ है, आपने इसमें से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और वो डिफेक्टिव था, तो वो डिफेक्टिव था तो उस प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने की कंडीशन तो क्या होगी, न जाने ए मशीन का डिफेक्टिव आया है आपके हाथ में, या बी का डिफेक्टिव आया है, या सी मशीन का डिफेक्टिव आया, बट ये फिक्स है कि आपके हाथ में जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है। तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो इन तीनों मशीनों का डिफेक्टिव में से किसी एक का तो हो गई। अब आपको ये प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है कि वो प्रोडक्ट ए का डिफेक्टिव था, दैट मींस ये दोनों, ए का टोटल डिफेक्टिव कितना हो गया फेवरेबल में 50%, तो इसका टोटल प्रोडक्शन ही है, सारा सामान जो पूरे प्रोडक्ट तो ये नहीं बनाए, इसने सिर्फ 50% बनाया था पार्ट्स, और उसका भी डिफेक्टिव कितना था 1%, 50/100 का 100 ये सिर्फ ए का डिफेक्टिव था। तो फेवरेबल में आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में ए का डिफेक्टिव जानने को बोलता है तो ये आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, दैट मींस ए का डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी जो रहेगी, और यहाँ पे ए लिख देना, तो ए का टोटल प्रोडक्शन 50/100 और ए का डिफेक्टिव कितना है 1/100, और यहाँ पे क्या रहेगा, इन तीनों का जो वैल्यू आएगा, मैंने जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव होना लिखा है, किसी एक प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने की टोटल प्रोडक्ट अपने प्रोबेबिलिटी, ये बेस थ्योरम होती है। बी का डिफेक्टिव जानना है तो यहां से सिर्फ कहां चेंज होगा, बी का डिफेक्टिव जानना है तो बी ने प्रोडक्शन ही कितना किया है 35% किया है, और इसमें भी डिफेक्टिव कितना दिया है 2/100, बट टोटल प्रोडक्शन और उसका डिफेक्टिव होना तो यहाँ पे वो का वो ही रहना है। इसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि सी का डिफेक्टिव, तो सी ने टोटल प्रोडक्शन कितना यूनिट किया 60% और इसका डिफेक्टिव कितना था 1.5/100, बट डिनोमिनेटर सेम क्यों रहा, क्योंकि ये टोटल प्रोडक्शन और अपने अपने ग्रुप का डिफेक्टिव पार्ट इंक्लूडेड है इसमें, तो ये तो हमेशा सेम रहना है। तो कोशिश की जा रही है कि आपको बेस थ्योरम का क्वेश्चन की पहचान आ जाए। पहचान में अलग अलग ग्रुप होते हैं, प्रत्येक ग्रुप के साथ में इंडिविजुअल रूप से कुछ प्रोबेबिलिटियां कनेक्टेड रहती है, और आपको किसी एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में या दो ग्रुप के रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा, पर टोटल
जो आउटकम्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ग्रुप एंड ग्रुप का डिफेक्टिव, सेकंड ग्रुप सेकंड का डिफेक्टिव, थर्ड ग्रुप थर्ड का डिफेक्टिव। अब ये तो था मशीन संबंधी। अब यहाँ पे आपके ग्रुप के अंदर कुछ भी इवेंट्स बदल सकते हैं, तो आप मान सकते हैं कि इसको प्रोबेबिलिटी के अपने बेस थ्योरम में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बताया जा रहा है। मान लो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, ये 3 कैंडिडेट्स है जिनके लिए प्रिंसिपल की पोस्ट वैकेंट है और उस पोस्ट के लिए किसी कॉलेज के अंदर मान लीजिए प्रिंसिपल की पोस्ट है वो वैकेंट है, ये मान के चलिए। और वहां पे या तो मिस्टर एक्स को एज ए प्रिंसिपल लाया जाएगा, या वाई को लाया जाएगा, या जेड को लाया जाएगा। इन तीनों के में से किसी एक को अपॉइंट किया जाएगा। तो इनमें से किसी एक को अपॉइंट करने का जो रेशियो है वो मान लो 4:2:3 है। दैट मींस अब ये तो इनके अपॉइंट होने का रेशियो है। तो देखो 3 ग्रुप बन गए आपके पास में 3 कैंडिडेट से। बेस के अंदर क्या बताया था आपको, पहचानने का तरीका अलग अलग ग्रुप होंगे, तो तीनों अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन है। इनको अपॉइंटमेंट मिलने के या अपॉइंट करने के प्रिंसिपल की पोस्ट पे अपॉइंट होने का रेशियो 4:2:3 है। दैट मींस मिस्टर एक्स के जो एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट होने की प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन, और टोटल रेशियो कितना हो गया 3 into 5 and 4 4/9। y के प्रिंसिपल बनने के चांसेस हो जाएंगे 2/9 और z के प्रिंसिपल बनने के चांसेस 3/9। तो ये 3 ग्रुप अपने को मिल गए, दैट मींस बेस में जाना चाहिए। अब बात आगे क्वेश्चन में मेंशन रहती है, लिखा हुआ रहता है कि यदि मिस्टर एक्स प्रिंसिपल बनता है तो उसी कॉलेज में एक नया कोर्स या नया कोई भी ब्रांच ओपन होने के चांस 5% है। आपको कितने दे दिए, दैट मींस ये 5% y से कनेक्टेड नहीं है, z से नहीं है। मिस्टर एक्स कोई भी है वो यदि इस कॉलेज के अंदर एज ए प्रिंसिपल बनता है तो एक नई ब्रांच खुलने की संभावनाएं 5% रहती है। तो ये 5% कौन सी, ग्रुप ए के साथ, मतलब एक्स के साथ में आप ले सकते हो। एक्स के साथ में ये न्यू ब्रांच जो है इसको मैं ए इवेंट्स कहता हूं, तो एक नई ब्रांच खुलने के चांस 5% है। यदि मिस्टर वाई प्रिंसिपल बनता है तो इसके साथ में मैं बी क्या देता हूं, ये किसके साथ में कनेक्टेड हो जाती है, वाई ग्रुप के साथ, तब नई ब्रांच ओपन होने के मान लो 10% चांस है। और पी और सी बोल देता हूं कि अगर जेड है वो प्रिंसिपल बनता है तो 1% चांस रहते हैं। तो इसका जेड अगर प्रिंसिपल बनता है तो नई ब्रांच खुलने के चांस 1/100। मिस्टर वाई प्रिंसिपल बनता है तो 10% चांस, और मिस्टर एक्स अगर प्रिंसिपल बनता है तो 5% चांस है। तो ये तीनों जो चांस है ये किसके हैं, आप थोड़ा गौर करिए, न्यू ब्रांच की ओपनिंग के हैं, न्यू ब्रांच की ओपनिंग के हैं। और ये क्या है, उनकी प्रोबेबिलिटी कौन सी है, अपॉइंटमेंट उनको मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अब आपको एक क्वेश्चन किया जाता है कि नेक्स्ट सेशन आता है और उस कॉलेज के अंदर एक नया कोर्स स्टार्ट हो गया, एक नई ब्रांच स्टार्ट हो गई। दैट मींस आपको ये तो बताया गया है कि वहां नई ब्रांच स्टार्ट हो चुकी है। तो नई ब्रांच स्टार्ट हुई है, इसका मतलब या तो एक्स ने की होगी, या वाई ने की होगी, या जेड ने की होगी, क्योंकि कंडीशन ये बता रहा है कि ये भी नई ब्रांच कर सकता है, ये भी करेगा, और ये भी करेगा। दैट मींस तीनों में से किसी एक ने नई ब्रांच की होगी। अब अपने को क्वेश्चन में ये जानना है, तो देखो नई ब्रांच ओपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
मिस्टर एक्स आता है 4/9 इसमें, मतलब ये 4/9 चांस है। तो नई ब्रांच का चांस इसके साथ बना हुआ है 5%। ये नई ब्रांच की टोटल प्रोबेबिलिटी। मिस्टर वाई के अपॉइंट होने की प्रोबेबिलिटी 2/9। तो न्यू ब्रांच मिस्टर वाई के साथ जुड़ी हुई है, ये इससे एक्स से कनेक्टेड नहीं हो सकती। एंड अगर मिस्टर जेड को अपॉइंटमेंट वहां पे मिलती है तो नई ब्रांच होने के चांसेस 1/100 है। ये डिनोमिनेटर बनेगा। दैट मींस नई ब्रांच का होना वहां पे ये तो अपने लिए गिवन हो गया। और जानना ये है, रिवर्स में पूछा गया कि जो नई ब्रांच खुली है कॉलेज में, आपको दिख रही है, विजुअल हो गई है कि हाँ कॉलेज में नई ब्रांच खुली है। या तो एक्स ने खोली है, या वाई ने खोली है, या जेड ने नई ब्रांच खोली है। आपको ये जानना है कि वो नई ब्रांच है वो मिस्टर वाई के द्वारा ओपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दैट मींस आपका फेवरेबल कौन बन गया, मिस्टर वाई ग्रुप। तो वाई के द्वारा ओपन अगर ये ब्रांच होती है तो उसके चांसेस रहते हैं, ये वाई के पहले तो अपॉइंट होगा तब ब्रांच खोलेगा ना, तो वाई अपॉइंट होने के चांस 2/9 है। और जब ये अपॉइंट हो जाएगा तो नई ब्रांच ओपन करने के चांस कितने हैं, 10/100 है। ये इसका प्रीवियस रिकॉर्ड बता रहा है कि ये 10% किसी में नई ब्रांच ओपन करता है। बट इसका अपॉइंटमेंट का परसेंटेज कितना है, पहले ये काम होगा और ये काम होगा अपॉइंटमेंट का, तो ही नई ब्रांच खुलेगी। दैट मींस मिस्टर वाई के द्वारा अगर नई ब्रांच खोलने को बी बोला जाए तो y के रिलेटेड प्रोबेबिलिटी b, तो ये 2/9 into 10/100 डिवाइड बाय इन तीनों इवेंट्स का जो समेशन आएगा यहाँ पे 4/9 into 5/100 प्लस यहाँ पे 2/9 into 10/100 एंड प्लस यहाँ से आपको जेड के अपॉइंट होने के और जेड के द्वारा नया कोर्स खोलने के, तो ये टोटल नई ब्रांच ओपन होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। और बी के द्वारा, बी मतलब भाई के द्वारा खुलना चाहिए नई ब्रांच, तो उसकी ये फेवरेबल कंडीशन हो गई। इसको सिंपलीफाई करते ही आपका सॉल्यूशन पूरा हो जाता है। अब इसमें लैंग्वेज क्या लिखी जाती है, यहाँ पे इसका बेसिक समझाया गया है, पहचान करना बताया गया है इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जब क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे बेस थ्योरम से रिलेटेड, तो उसमें लैंग्वेज कहाँ पे क्या लिखनी है आपको, और किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन रखना है, आपका फॉर्मेट क्या होगा सॉल्यूशन का, जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले, अधिक से अधिक मतलब पूरे मार्क्स मिल सके। अगर 10 मार्क्स का है तो 10 मिले, 5 का है तो 5 मिले। और ऑब्जेक्टिव पैटर्न में है, आप अगर सीए फाउंडेशन दे रहे हैं या ओएल कोई कंपटीशन में आ रहा है तो उसमें तो डायरेक्टली आप कैलकुलेटर पे सिंपलीफाई करके फाइनल आंसर ही देना सीखना है। उसमें कंपटीशन के अंदर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में इसका मेथड जानने नहीं जानने से कोई अर्थ नहीं है। आपको सीधे क्वेश्चन में देखा, आइडेंटिफाई किया कि बेस का है, सीधा फेवरेबल को और टोटल को ध्यान रखना है। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करके कहीं पेंसिल से लिख दीजिए और फिर इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करके जो पेंसिल से लिखा हुआ उससे डिवाइड कर दीजिए। आपके पास में बेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एक तरह की कंडीशनल होती है। तो इस तरह से यदि हमारा प्रयास सार्थक रहा हो, जिसमें दो चीजें इस वीडियो में बताई गई थी कि बेस थ्योरम के क्वेश्चन को पहचान कैसे करना और सॉल्यूशन करते समय समझ क्या होनी चाहिए, आपके समझ में भी आना चाहिए कि कौन सी टर्म को कहां रखना है, ये आपको पता चलना चाहिए। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव एग्जाम या नैरेटिव जो सब्जेक्टिव एग्जाम है जिसमें लॉन्ग आंसर में आप क्वेश्चन करते हो, उनसे रिलेटेड बेस थ्योरम का बेसिक कंप्लीटली आपको समझाया गया है। और हमारा प्रयास अगर सार्थक लगा हो, अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस।